हेलो एवरीवन, कैसे हो। पिछले साल ना एक नोटिफिकेशन आई थी। नोटिफिकेशन थी कि कंपनी एक एवरी कंपनी जो होगी वो डेजिग्नेट करेगी हर एक अपने किसी बंदे को जो कि फर्निश करेगा, प्रोवाइड करेगा और कोऑपरेट करेगा आपके रजिस्ट्रार और एनी अदर ऑफिसर के साथ बेनिफिशियल इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करते वक्त। इसके लिए इसके अंदर कुछ बंदों को डेजिग्नेट करने का ऑप्शन भी दिया गया था। अगर आप चाहते हो तो आप डेजिग्नेट कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं आप डेजिग्नेट ना करें, लेकिन जो हम हैं हम मान लेंगे कि आपकी यही डेजिग्नेटेड पर्सन है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि डेजिग्नेट और मे डेजिग्नेटेड पर्सन, सॉरी, डेजिग्नेट किसको कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड मान कौन लिया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। पहला, कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है और कंपनी रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट की तो सीएस मान लिया जाएगा आपका। सॉरी, आपको डेजिग्नेट करते वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो अगर कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की तो कंपनी सेक्रेटरी मान लिया जाएगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, की मैनेजरियल पर्सनल है, आपके पास सीएफओ हैं तो उन्हें मान लिया जाएगा। और एवरी डायरेक्टर इफ देर इज नो कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सन। सो पहले आपका कंपनी सेक्रेटरी है, एक सीएस है तो सीएस को मान लिया जाएगा। एक केएमपी है तो केएमपी को मान लिया जाएगा सीएस के अलावा। एवरी डायरेक्टर बट ओनली इन केस ऑफ नो कंपनी सेक्रेटरी और नो केएमपी। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ड्यू फॉर कंसिडरेशन इज मान कब लिया जाएगा कि ये डेजिग्नेटेड पर्सन है। अगर सब रूल 4 में मैं किसी को डेजिग्नेट, सब रूल 5 में मैं यहाँ पे डेजिग्नेट नहीं करता हूँ किसी को, तो मान कब लिया जाएगा। चलो, मान किसको माना जाएगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, डेजिग्नेटेड है बेनिफिशियल इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ऐसा है कि अगर आप नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन हम मान लेंगे कि आपने इसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करने के लिए। पहला, कंपनी सेक्रेटरी, अगर रिक्वायरमेंट है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की, सेम वही है पुराने वाला। और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर अगर है तो वो मान लिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हल्का सा फर्क आ रहा है। यहाँ पे पहले केएमपी था, केएमपी एक बहुत वाइड टर्म है, सीएफओ और आपके और भी सारे बंदे आते हैं। शायद एक वो उसमें एक मैनेजमेंट के जो एक बंदा नीचे होता है वो भी आ जाता है इसमें केएमपी में। सॉरी, केएमपी में सीएस भी आता है, सीओ वोल टाइम डायरेक्टर्स आते हैं इसमें, एमडी आता है। तो ये सब लोग आते हैं इसमें, ये सब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर तक। तो मतलब इसका ये है कि अगर आप डेजिग्नेट करते तो आप मैनेजरियल पर्सन केएमपी में से आप किसी को कर लीजिए, लेकिन अगर आपने डेजिग्नेट नहीं करा तो जो डिस्क्लोजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर पे ही आएगी। ठीक है, एवरी डायरेक्टर इफ देर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। हमने दोनों चीज़ डिस्कस करी, हमने दोनों चीज़ देखी, हमने दोनों चीज़ देख ली हैं। हमने रूल 5 भी देख लिया, रूल 6 भी देख लिया। इसमें अब क्या हो रहा है, जो एक पॉइंट फॉर डिस्कशन है कि कई कंपनियों में सीएस रहते रहते भी डायरेक्टर्स को डेजिग्नेट कर रही हैं कि उनकी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे बेनिफिशियल इंटरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करने के लिए। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर हम इंटेंट के हिसाब से भी चलें तो कंपनी सेक्रेटरी अल्टीमेट जो कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंदर कवर्ड होते हैं। उसके बाद केएमपी डे टू डे मैनेजमेंट में होते हैं तो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर एवरी डायरेक्टर, ये बिल्कुल लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हो सकते हैं जिन्हें इतनी वर्किंग्स पता नहीं है कंपनी की। इन केस कोई भी नहीं है जो ऊपर आपके सीएस और केएमपी दिए गए हैं तभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ताकि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं उन्हें हम बचा सकें और उनकी लायबिलिटी केवल उस केस में है जिसमें दोनों पॉइंट ना हो। तो जो भी लोग इनको अथॉरिटी दे रहे हैं या डेजिग्नेट कर रहे हैं सीएस के होते हुए और केएमपी के होते हुए, वो सरासर गलत है।
दूसरा एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है मे डेजिग्नेट। इस मे डेजिग्नेट को ऐसे पढ़ा जा रहा है कि जैसे आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी को भी उसमें डेजिग्नेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक्ट का एक अपना पर्पज़ है। ये जो तीनों पॉइंट हैं इनका अपना एक पर्पज़ है। अगर ऐसा होता तो आप नहीं कर पाते, बिकॉज अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है नो कंपनी सेक्रेटरी और KMP। जब ना तो कंपनी सेक्रेटरी हो ना KMP हो, आप जब ही अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो। सेम आपका डीम वाले केस में है, बस वहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो यही आएगा कि KMP एक वाइडर टर्म है, तो वहाँ पे खाली मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को ही रखा गया है। ठीक है, मैंने आपको इंटेंट भी बताया इसका, और मैंने जो मेन कन्फ्यूजन हो रही है वो भी है। और अब मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आप डेजिग्नेट कर रहे हो इसमें, तो आपको अगर कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है तो आपको कंपनी सेक्रेटरी को ही ऑथराइज और डेजिग्नेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट KMP की है और अपॉइंटेड है KMP कंपनी में, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी नहीं है हमारे पास, तो हमारे KMP साहब ऑथराइज हो जाएंगे। इन केस दोनों ही नहीं है तो हमारे एवरी डायरेक्टर को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, डीम वाले केस में पहले कंपनी सेक्रेटरी को डीम माना जाएगा इस नोटिफिकेशन के थ्रू कि वो डेजिग्नेटेड है या रिस्पॉन्सिबल है इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को, और उसके बाद एवरी डायरेक्टर को। नाउ वन मोर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या मैं सिंगल डायरेक्टर को कर सकता हूँ ऑथराइज? सिंगल डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है एवरी डायरेक्टर, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, सभी के सभी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, डेजिग्नेट होंगे, तो सभी डायरेक्टर होंगे इसमें। ऐसा नहीं होगा कि मैं A डायरेक्टर कर दूँ और B डायरेक्टर को ना करूँ, दैट इज़ ऑल्सो हार्डशिप, और जो इस एक्ट का पर्पज़ है उसे डिफीट कर देंगे आप। तो इसलिए यहाँ पे एवरी डायरेक्टर आएगा, ताकि हर एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कमेंट में नीचे डाल सकते हैं उस चीज़ को। अगर मेरे से हो सका तो मैं उनका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।